Assalamualaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is partition of Bengal and Simla deputation. तो आज हम इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री के जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1858 में हुई थी, उसके बाद जो है वायसरायज आए थे। डायरेक्ट ब्रिटेन का जो है ना वो रूल स्टार्ट हुआ 1858 से लेकर 1947 तक। तो हमने जो है 1858 से लेकर 1899 तक जितने भी वायसरायज आए और उनके दरमियान जितने भी इवेंट्स हुए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी या जो भी मेन इवेंट्स हुए वो हमने डिस्कस किए। तो आज हम जो है 1899 में जो यानी कि लास्ट जो हमने चेक किया था कि पढ़ा था, जो वायसराय था वो था लॉर्ड इलायन। ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट जो वायसराय आता है वायसराय नंबर 11 जो कि लॉर्ड कर्जून है, 1899 से लेके 1905 तक आता है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो मेन इवेंट हुआ है वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद जो है हम वायसराय नंबर 12 जो कि लॉर्ड मिंटू है, और लॉर्ड मिंटू जो है वो 1905 से लेकर 1910 तक रहा है। तो इसके दौर में भी एक इवेंट हुआ है जो कि सिमिलर डिपुटेशन है। इसको वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम बाकायदा अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि वायसराय हम 10 पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है वायसराय नंबर 11 यानी कि लॉर्ड कर्जून जो कि 1899 से लेकर 1905 तक इनका जो है दौर रहा है। तो उनके दरमियान एक इवेंट्स हुए हैं। एक तो इसके जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, एंड नेक्स्ट उसके बाद जो वायसराय नंबर 12 आएगा लॉर्ड मिंटू, उसके दौर में जो है शिमला डेपुटेशन हुआ। तो सबसे पहले हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले जो है वायसराय का जो है ना वो रेन याद रखना होता है कि जो मेन इवेंट होते हैं वो किन वायसराय के दौर में हुए हैं। ये सवाल एमसीक्यूज़ में आते रहते हैं डिफरेंट। तो लॉर्ड कर्जून जो है इनका दौर जो है वो 1899 से शुरू हुआ, एंड उसके बाद लॉर्ड कर्जून का जो रूल है वो एंड हुआ 1905 में। तो लॉर्ड कर्जून के दौर में ही सबसे पहले NWFP प्रोविंस बना, और NWFP का नाम अब आजकल जो है वो है KP। ठीक है, KP के भी कहते थे लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको KP कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। और जो कि जो है 18वीं तरमीम में आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको जो है नाम चेंज किया था NWFP से KP में। तो ये MCQ अलग से सवाल आते हैं कि KP का नाम जो है वो किसने चेंज किया और कौन सी तरमीम में ये चेंज हुआ। और ये जो है तरमीम याद रहे 2010 के अंदर हुई, और 2010 के अंदर ही शहीद बेनज़ीराबाद जो है नाम रखा गया डिवीज़न का नवाबशाह से हटाकर। तो ये 2 MCQ से अलग से आते रहते हैं, तो ये याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं हम कि लॉर्ड कर्जून के दौर में मेन जो इवेंट हुआ था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उस वक्त इंडिया में बंगाल एक ऐसा इलाका था जिसमें मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ अप्रॉक्सीमेटली 50-50% पॉपुलेशन में जो थे। तो इसको जो है डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में। ठीक है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि मुस्लिम्स को जो है वो साइड दे दी गई जहाँ पे मुस्लिम्स थे, और जो है नॉन मुस्लिम्स थे जहाँ पे उनको अलग दे दी गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ कि बंगाल की उस वक्त पॉपुलेशन कितनी थी, 78 मिलियन पॉपुलेशन थी। तो ये पॉइंट्स जो है ना MCQ के हवाले से बहुत अहम है, ये याद रखने हैं। अच्छा, उसके अलावा बंगाल जो है वो किसके ऊपर कंप्राइजिंग था, कौन से इलाके, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इन स्टेट्स के ऊपर जो है ये मतलब इन इलाकों के ऊपर जो है ये मुश्तमिल था। एंड उसके बाद आते हैं कि बंगाल को जो है वो कब डिवाइड किया गया, 16 अक्टूबर 1905। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MCQs का, ये बिल्कुल याद रखना है। एंड उसके बाद आते हैं द पार्टीशन सेपरेटेड द लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एरिया फ्रॉम लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरिया ऑन 16 अक्टूबर 1905 आफ्टर बीइंग अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई 1905 बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जून। तो जो है यहाँ पे इस पॉइंट में देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है ना वो डिवाइड हुआ, और जो मुस्लिम्स को मिला वो ईस्टर्न एरिया, एंड जो हिंदूज़ को मिला वो वेस्टर्न एरिया मिला। एंड उसके अलावा आगे चलते हैं। ढाका वाज द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल था वो ढाका है। एंड उसके बाद आते हैं द हिंदूज़ लॉन्च स्वदेशी मूवमेंट बाय
विच फॉरेन फूड्स वर बायकॉटेड एज अ प्रोटेस्ट। तो हिंदूज ने जो है वो इस डिवीज़न के ख़िलाफ़ जो है एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ये एमसीक्यू से ज़बरदस्त, और ये एमसीक्यू आता रहता है, याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई थी तो हिंदूज इसके ख़िलाफ़ थे, और हिंदूज इसके ख़िलाफ़ थे कि इसकी बंगाल की जो है पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से जो है हिंदूज ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट है क्या, बेसिकली ये था कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एज अ ट्रेड करने आई थी इंडिया में, कारोबार जो है करने आई थी। उनकी एक प्रोडक्ट्स थी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती थी। तो उसके अलावा ब्रिटेन के और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे कारोबार थे, और उसके अलावा उनकी जो है काफ़ी ट्रेड होती थी इंडिया से। तो स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुई गई तो इन्होंने एक बायकॉट किया कि हमने जो है ब्रिटेन की कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं है, इवन के क्लॉथ, उसके अलावा फूड, कोई भी खाने की चीज़ या पहनने की चीज़ कुछ भी नहीं करनी, और उसके अलावा हमने प्रेफर करना है अपने इंडिया की लोकल फैक्ट्रीज़ को और लोकल जो है यहाँ की चीज़ों को। तो इससे जो है बहुत बड़ा हैवी लॉस हो रहा था ब्रिटेन को, तो उस वजह से फिर इन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया। तो ब्रिटेन ने जो है इसकी डिवीज़न कब की, 16 अक्टूबर 1905 को, और आगे चल के 1911 में इसको ख़त्म कर दिया गया, यानी दोबारा से जो है वो यूनाइट कर दिया गया बंगाल को। तो उससे आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं जो एमसीक्यूज़ के हवाले से काम के। तो किंग जॉर्ज अनाउंस द डिसीजन ऑफ एनलमेंट। तो किंग जॉर्ज ने जो है वो अनाउंस किया था कि इसको जो है वो रीयूनाइट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो इसमें देखें कि इन ऑर्डर टू अपीज़ बंगाली सेंटिमेंट, बंगाल वाज रीयूनाइटेड by Lord Harding in 1911 in response the Swadeshi movements riots in protest against the policy and the growing belief among Hindus in the East Bengal would have its own courts and policies। तो 1911 के अंदर जो है वो ये रीयूनाइट हुआ, और रीयूनाइट करने वाले का नाम था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। तो एक बात याद रखें, यहाँ पे दो किस्म के एमसीक्यूज हैं कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तब वायसराय थे लॉर्ड कर्जून, और जब ये दोबारा से रीयूनाइट हुआ बंगाल तो तब थे लॉर्ड हॉर्डिंग। और लॉर्ड हॉर्डिंग के दौर में एक और भी काम हुआ है, उस काम का नाम है कि इंडिया का जो कैपिटल था वो था कोलकाता उस वक्त। तो कोलकाता से दिल्ली की तरफ जो है कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ। तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग के दो मेन इम्पॉर्टेंट काम हैं। उसके अलावा इनके दौर में और भी बहुत से इवेंट्स हुए हैं, लेकिन वो तब ये डिस्कस करेंगे जब लॉर्ड हॉर्डिंग की बारी आएगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता दूँ कि लॉर्ड हॉर्डिंग के दौर में एक तो बंगाल रीयूनाइट हुआ, और दूसरी बात ये कि इसमें जो है कलकत्ता से जो है वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुआ कैपिटल इंडिया का। तो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल और उसके मेन की पॉइंट्स जो कि किसी भी एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वायसराय नंबर 12 की जानिब। तो वायसराय नंबर 12 है लॉर्ड मिंटो, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक रहे, इनका दौर हुकूमत। एंड इसमें जो है वो शिमला डिप्यूटेशन होता है 1906 में। तो शिमला डिप्यूटेशन है क्या, आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं कि 1905 में जो है ना इंग्लैंड में जनरल इलेक्शंस हुए, और लिबरल पार्टी ने जो है ना वो जीते। तो लिबरल पार्टी ऑफ इंग्लैंड वन द जनरल इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड जॉर्ज। लिबरल पार्टी जो है इंग्लैंड की, उन्होंने जनरल इलेक्शंस जीते थे अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड जॉर्ज। तो लॉर्ड जॉर्ज की जो है लीडरशिप में जो है ना इंग्लैंड में जनरल इलेक्शंस जीते गए। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब भी कोई नई पार्टी आती है तो उसकी एक अलग ही पॉलिसी होती है, उसकी एक अलग ही जो है वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट करने का। तो जैसे ही ये जो लॉर्ड जॉर्ज की पार्टी है, लिबरल पार्टी, जो कि 1905 में इंग्लैंड में जो है हुकूमत में आती है, तो इनका एक मुख्तलिफ वफ़द जो हैं वो भेजे जाते हैं कि अब जो है इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, या जो भी पिछली गलतियां हुई हैं उनको हम हटाना चाहते हैं, उनको हम रिकवर करना चाहते हैं, और जो भी पिछले मसले मसाइल हुए हैं इंडिया में उसके लिए एक मुख्तलिफ जो है एक मफाहमती समझना वफ़द जो हैं इंडिया से आने लगे, और ब्रिटेन की तरफ के उनके जो मसले सुने जाएं और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं मेन उनकी जो है सुनी जाएं और उनका मदावा किया जाए। तो उदी में मुसलमान जो थे वो काफ़ी जो है
वो नीचे लगा दिए गए थे तह में, और हिंदूज और उसके अलावा वो हमारे ऊपर सुपीरियर थे। तो इस वजह से जो है मुस्लिम्स का भी एक डेलीगेशन जो है वो लॉर्ड जॉर्ज से जाके मिलता है, और वो किसकी सरबराही में मिलता है और वो कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा अहम है। तो सबसे पहले तो अक्टूबर 1906 में डेपुटेशन ऑफ प्रोमिनेंट मुस्लिम लेड बाय सर आगा खान विजिटेड वायसराय मिंटो एट शिमला टू प्रेजेंट दियर डिमांड्स। तो 1906 में जो है शिमला डिपोटेशन जो कि मुसलमानों को की तरफ से सर आगा खान जो है उसको लीड कर रहे थे, वो वायसराय मिंटो से जाके मिला। अब ये तो 3-4 पॉइंट सारी एमसीक्यूज़ की हैं। ख़ास तौर पे 1906 में आगा खान ने जो है वो क्या कहते हैं विज़िट किया था वायसराय मिंटो को, उसके साथ मिले और हमारी डिमांड्स जो है मुस्लिम्स की वो पेश की। तो यहाँ पे जो है काम की पॉइंट्स ये कि द मुस्लिम डेलीगेशन 35 मेंबर्स, तो मुस्लिम डेलीगेशन जो है ना वो 35 मेंबर्स पर मुश्तमिल थे, जिसका नाम था शिमला डेपुटेशन, जो कि वायसराय से मिले कब थे, वो 1 अक्टूबर 1906 में। ठीक है, तो याद रखना है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही है, पिछला इवेंट वो हो रहा है 1905 में, और जो शिमला डिपुटेशन है ये हो रही है 1906 में। ठीक है, और उसके बाद आते हैं शिमला डिपुटेशन ऑर्गेनाइज बाय इंडियन मुस्लिम लीडर्स मेट गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय टू ऑन 1 अक्टूबर 1906। तो ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ। द इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, स्पेशली द एक्ट फेल्ड टू इंश्योर द फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो 1858 में जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद फिर 1861 में जो इंडिया होता है यानी कि सब कॉन्टिनेंट होता है, उसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1861 में। और 1861 का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका ये मतलब होता है, उसका ये मेन मकसद है, थीम है कि हम इंडियंस को मिला के गवर्नमेंट करें। अगर हम डायरेक्ट खुद रूल करेंगे तो बागी पैदा होंगे और बगावत होगी। तो इन्होंने ये रूल बनाया कि मतलब 1861 में कि हम इंडियंस को मिला के इनके ऊपर गवर्नमेंट करें। और उसके बाद इसके बाद एक और जो है कॉन्स्टिट्यूशन आया 1892 वाला, और 1892 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव की जो मेंबर्स की तादाद है उसको इनलार्ज कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उससे भी मुस्लिम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो जो फ़ायदा हो रहा था वो सिर्फ हिंदूज़ को हो रहा था, नॉन मुस्लिम्स को हो रहा था, मुस्लिम्स को कोई फ़ायदा उससे नहीं हो रहा था। तो मुसलमानों ने जो है इससे भी बेजार आकर, यानी कि एक तो 1861 वाला कानून था उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1892 वाला जो एक्ट आया उसमें भी कोई मुसलमानों को ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही कोई डिमांड्स उसमें हो रही थी मुसलमानों की पूरी। तो उसके बाद जो है शिमला डिपुटेशन में कुछ डिमांड्स रखी गई मुस्लिम्स की। तो शिमला डिपुटेशन में रखी क्या गई वो आगे डिस्कस करते हैं। शिमला डेलीगेशन वाज लेड बाय सर आगा खान, तो ये पहले बता दिया। शिमला डिपुटेशन मेट वायसराय लॉर्ड मिंटो, ये पॉइंट रिवाइज हुई है। अब बताते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग शिमला डिपुटेशन वाज एक्सेप्टेड इन मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। तो देखें कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है ना डिमांड वो शिमला डेपुटेशन में रखी गई, जबकि ये आगे चल के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो कि 1909 में होते हैं उनके अंदर ये डिमांड मानी गई। तो सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए जो है वो मांगा गया था, किसके अंदर ये डिमांड की गई थी, शिमला डेपुटेशन में, जो आगे चल के 1909 में कबूल भी हुई। तो अब ये है क्या, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर दूं। इसके साथ साथ और भी डिमांड्स रखी थी, जिसमें काबिल ज़िक्र ये हैं कि मुसलमानों को अलग मुस्लिम्स कोटा पे जो है वो जॉब्स दी जाएँ, उसके अलावा मुस्लिम्स का अलग सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो, और इस तरह की मुख्तलिफ और भी डिमांड्स थी। तो जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि जो सूबे जैसे कि सूबा सिंध है, इसके अंदर अगर ओपन मेरिट कर दी जाए तो सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कराची हैदराबाद से या थोड़े बहुत सक्का से आ जाएंगे, बाकी जो इंटीरियर सिंध के वो सारे रह जाएंगे। अगर ये कोटा सिस्टम होता है कि रूरल से ही आएंगे, यानी फिर रूरल के लड़के तो लाजमी किसी भी सूरत में आएंगे ही आएंगे, यानी रूरल का मुकाबला रूरल से होगा, उसका अर्बन से मुकाबला नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मुस्लिम्स का जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है, अगर ये होगा, मुसलमानों ने ये सोच के रखा
कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो आएगा ही आएगा, चाहे फिर दो मुस्लिम्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, वो एक दूसरे को हराएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव तो फिर भी मुस्लिम्स ही आएगा ना। अगर ओवरऑल हिंदूज़ और मुस्लिम्स को कलेक्ट करके एक खड़ा कर दिया जाता है तो वो हिंदूज़ के वोट्स ज़्यादा हैं तो हिंदू जीत के आ जाएगा। इस वजह से मुसलमानों ने ये सोचा कि हमें अलग एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया जाए, यानी हमें एक मुख्तस सीटें कर दी जाएँ, मुख्तस कर दी जाएँ कि ये 10 सीट्स मुसलमानों की हैं, तो इन 10 सीट्स के ऊपर 10 मुसलमान ही आएंगे, फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। और इसी तरह हमें गवर्नमेंट जॉब्स में भी अलग कोटा दिया जाए, क्योंकि ओपन पार्टिसिपेशन होती है तो ओपन मेरिट में जो है वो सारे हिंदूज़ आगे निकल जाते थे और मुस्लिम्स रह जाते थे, और मुस्लिम्स को जो है वो छोटी जॉब्स चपड़ासी टाइप या क्लर्क टाइप जो हैं वो दी जाती थी, इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं दी जाती थी। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान, इंडिया और ये सब कॉन्टिनेंट होता था। तो ये इस मेन पॉइंट्स थी। और वाइसराय नंबर 11 एंड वाइसराय नंबर 12 के जो मेन की पॉइंट्स जो कि किसी भी इम्तिहान में आते हैं, ख़ास तौर पर इनमें सिमिलर डेपुटेशन एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसकी की पॉइंट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आ जाती हैं, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की, ये सिमिलर डेपुटेशन में पहली दफ़ा मुसलमानों ने जो है वो ब्रिटेन के सामने रखी, जबकि ये पूरी हुई थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में। तो ये पॉइंट याद रहे। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स है 1909 में, एंड उसके बाद आते हैं कि लॉर्ड मिंटो का जो दौर है वो 1905 से लेकर 1910 तक रहा, फिर उसके बाद इसका दौर ख़त्म हो गया। एंड उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग, जिसके दौर में पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म करके दोबारा से रीयूनाइट किया गया। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।